क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि सिस्टम सचमुच मौजूद है? अपनी माँ से पूछकर, एक रिसर्च पेपर लिखकर, या फिर कोई ऐसा स्टैम्प जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता हो? सच बोलूं तो इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लो, फिर भी तुम्हें ये पक्का नहीं हो पाएगा कि सिस्टम सचमुच मौजूद है या नहीं। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर लिंगरन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने वाला है। लिंगरन एक मेडिकल स्टूडेंट है और बहुत ही जीनियस है। उसी वजह से वो अपने कॉलेज में काफ़ी फेमस भी है। लेकिन इस समय जो चीज़ें लिंगरन के साथ हो रही हैं, उनके बारे में सिर्फ वही जानता है। उसे एक ऐसा सिस्टम दिखाई देता है जो उसके अलावा किसी और को नहीं दिखता, और ये बात उसे बहुत कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्योंकि लिंगरन मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर ही भरोसा करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंगरन ट्रेन में बैठा हुआ है और वो यूहुआ हॉस्पिटल जा रहा है। सफ़र के दौरान उसके दिमाग में लगातार वही सिस्टम वाली बातें चल रही हैं। रन इस बात से कंफ्यूज है कि आखिर ये विंडो क्या है जो बार बार उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है। अगर ये सचमुच सिस्टम है तो इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, है ना? रन यूहुआ हॉस्पिटल का मेडिकल स्टूडेंट है और वो थ्योरी से ज़्यादा साइंस पर भरोसा करता है। इसी वजह से वो साइंटिफिक तरीके से ये पता लगाना चाहता है कि जो सिस्टम विंडो वो देख रहा है वो असली है या सिर्फ उसका भ्रम। जैसे ही वो यूहुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, सबसे पहले वो अपना फिजिकल एग्जाम करवाता है। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। रिपोर्ट नॉर्मल देखकर वो सोचता है कि अब उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। इसलिए वह अपने कॉलेज, यूहुआ मेडिकल कॉलेज, और पहुंच जाता है। कॉलेज कैंपस के अंदर बहुत सी लड़कियां उसे देखती हैं। क्योंकि रन बहुत पॉपुलर है, इस वजह से लड़कियां उसे देखकर फ़ोटो लेती हैं और आपस में बातें करती हैं कि वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा जीनियस भी है। लेकिन रन को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिमाग अभी भी उसी सिस्टम विंडो में अटका हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे छोड़कर ये सिस्टम कोई और क्यों नहीं देख पा रहा। गेट से लेकर कैंपस तक आते आते वह 108 लोगों को देख चुका था, पर उनमें से एक भी व्यक्ति ने उस सिस्टम विंडो को नहीं देखा जो सिर्फ उसे दिख रही थी। अब रन चलते चलते रुक जाता है। वो उस सिस्टम विंडो को देखता है जो उसे कह रही होती है कि वह अपना बिगिनर पैक कलेक्ट करे। लेकिन अभी तक रन ने वो पैक कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब एक भ्रम है और इसे साबित करने के लिए ही वह इतने सारे मेडिकल टेस्ट करवा रहा है। रन को लगता है कि ऐसी चीज़ें तो सिर्फ नॉवेल्स या कॉमिक्स में ही होती हैं। उसे लगता है कि शायद स्ट्रेस या किसी मेंटल बीमारी की वजह से उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। रन पहले ही एक प्रोफेशनल साइकोलॉजी टेस्ट फॉर्म भर चुका था और अब वह बस उसकी फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। उस रिपोर्ट को लेने के लिए वह लैब पहुंचता है। वहां वह लैब का दरवाज़ा खटखटाता है। एक फीमेल स्टाफ मेंबर गुस्से में पूछती है कि कौन है, लेकिन जैसे ही वह रन को देखती है, तुरंत वापस अंदर जाती है और फिर थोड़ी देर में बहुत खुश होकर बाहर आती है। रन अपनी सीनियर से कहता है कि वह यहाँ उनकी मशीन इस्तेमाल करने आया है। उसकी सीनियर उसे बताती है कि उसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। असल में उसकी सीनियर को रन पर क्रश है, लेकिन बेचारे रन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। वो उसे अंदर बुलाकर कुर्सी पर बैठने को कहती है और पूछती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। रन कहता है कि वह ठीक है और पूछता है कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। उसकी सीनियर बताती है कि सुबह सुबह रन ने सीटी और एमआरआई करवाए थे और उसने गलती से ये बात सुन ली थी, तो बस वह चेक करना चाहती थी कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन सच ये है कि उसने ये सब स्टॉकिंग करते हुए पहले से ही जान रखा था। वो अपनी स्टॉकिंग वाली बात छुपाने की कोशिश करती है। रन फिर बताता है कि वो कुछ लिखने के लिए इतने सारे मेडिकल टेस्ट करवा रहा था। इसके बाद रन अपनी सीनियर से पूछता है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या कहती है। वो नर्वस होकर अजीब अजीब शब्द बोल देती है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत यंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रन सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं पर ध्यान देता है। बाकी बातें उसे बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो सोचने लगता है कि लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का दिमाग नेचुरली बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ तो गलत है।
क्योंकि उसे ये सिस्टम दिख रहा है। उसके बाद रन उस मशीन की तरफ इशारा करता है जिसके लिए वह यहाँ आया था। उसकी सीनियर उसे बताती है कि इस मशीन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसके टेस्ट रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके बता सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। फिर वो उसे मशीन चलाना सिखाती है, और क्योंकि उसे कुछ काम होता है, वह रन से कहती है कि अब वो खुद ही अपने रिजल्ट्स चेक कर सकता है। जैसे ही वह जाती है, रन अपने बैग से साइकोलॉजी टेस्ट शीट्स निकालता है और एक एक करके सारे डेटा कंप्यूटर में डालना शुरू कर देता है। फिर वह सारे आंकड़ों को कैलकुलेट करना शुरू करता है ताकि ये पता चल सके कि उसके अंदर कोई मेंटल बीमारी है या नहीं। धीरे धीरे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। इस दौरान रन सोचता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन एक साइंटिफिक तरीका है जिससे ये साबित किया जाता है कि कोई थ्योरी सही है या नहीं। कुछ देर बाद आखिरकार उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और रिजल्ट ये आता है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम उसे दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह असली है। और बिना किसी देर के रन उस सिस्टम पर दिख रहे न्यूबी पैक को ओपन कर देता है। न्यूबी पैक के अंदर रन को एक मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक मिलती है। यहाँ स्यूचरिंग और स्टिचिंग एक ही चीज़ होती है, बस स्यूचरिंग मेडिकल टर्म है। लेकिन रन इस गिफ्ट से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सोचता है ये तो बस एक स्यूचरिंग टेक्निक ही है, इसमें ऐसा खास क्या है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये जो स्यूचरिंग टेक्निक उसने दी है वो दरअसल 6 अलग अलग स्यूचरिंग टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इस मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक के साथ रन कुल 6 तरह की स्यूचरिंग मेथड्स इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम ये सब समझा देता है, लेकिन फिर भी रन खुश नहीं होता। वो सोचता है कि चाहे कितनी भी स्यूचरिंग मेथड सीख लो, आखिर में करना तो स्यूचरिंग ही है। रन कहता है कि ऐसी स्यूचरिंग टेक्निक तो वो कहीं और भी सीख सकता था। फिर वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ और नहीं दे सकता, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर टाइप पावर या कोई सुपर पावर ही दे दो। सिस्टम उसकी रिक्वेस्ट समझ लेता है, लेकिन कुछ देर बाद साफ साफ मना कर देता है। तो रन पूछता है क्यों। सिस्टम बताता है कि वो एक मेडिकल सिस्टम है और वो सिर्फ मेडिकल नॉलेज ही दे सकता है, इसके अलावा वो कोई और स्किल नहीं दे सकता। तब रन पूछता है कि ये मास्टर लेवल टेक्निक का मतलब आखिर होता क्या है। सिस्टम समझाता है कि जब भी रन मिशन कंप्लीट करेगा तो उसे अलग अलग रैंक की स्किल्स मिलेंगी। ये रैंक सबसे नीचे नोविस से शुरू होती है और सबसे ऊपर परफेक्ट होती है। जो टेक्निक अभी रन को मिली है वो मास्टर लेवल है, यानी तीसरी रैंक, और मास्टर के बाद वाला लेवल होता है परफेक्ट। अब रन फिर पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल सिस्टम उसे सिर्फ स्यूचरिंग टेक्निक ही दे सकता है। सिस्टम जवाब देता है हाँ। फिर रन जानबूझकर सिस्टम से और भी सवाल पूछने लगता है ताकि ये पता लगा सके कि कहीं सिस्टम के पीछे कोई इंसान तो नहीं बैठा। क्योंकि अगर इंसान से बार बार एक ही बात पूछो तो एक टाइम पर वो बोल देगा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहीं से रन समझ जाता है कि ये सिस्टम असल में प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है, न कि किसी इंसान की तरह। अब रन सोचता है कि क्यों ना इस मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक को ट्राई करके देख लिया जाए ताकि पता चल सके कि ये असल में कितनी कारगर है। रन फिर से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने बैग से एक फ्रूट निकालता है, एक केला। फिर वो एक छोटे से सर्जिकल नाइफ स्कैल्पेल से केले का छिलका अलग कर देता है ताकि उसी पर अपनी नई टेक्निक ट्राई कर सके। रन नोटिस करता है कि अब उसका हाथ पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबल है और वो केले के छिलके को बहुत स्मूथ फ्लो के साथ स्यूचर करने लगता है। थोड़े ही समय में रन पूरा केला स्यूचर करके तैयार कर देता है। फिर वो अपने काम को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसने केले को कितनी परफेक्ट तरीके से स्यूचर किया है। अब उसे एहसास होता है कि ये न्यूबी पैक वाकई में बहुत काम का है। और सोचने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ मास्टर लेवल टेक्निक है, इसके बाद तो परफेक्ट लेवल भी बाकी है। ये सोचकर रन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर सिस्टम के बिना ही इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो सिस्टम के साथ वो खुद कितना आगे जा सकता है। खैर, अब उनके कॉलेज में इंटर्नशिप का दिन आ जाता है और सबको अपनी इंटर्नशिप यूँ हुआ हॉस्पिटल में ही करनी है। रन के 2 क्लासमेट्स तो आज के दिन को लेकर बेहद एक्साइटेड होते हैं। इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक सेरेमनी होती है जिसमें सारे डॉक्टर मौजूद होते हैं।
सभी नए इंटर्न्स बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, जिनमें रन के रूममेट्स भी शामिल हैं। तभी वहाँ आते हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लाई बिशान और साथ में एक जाने माने सर्जन डॉक्टर कांग जियोंग। डायरेक्टर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इंटर्नशिप के पहले दिन सबको पहले प्रैक्टिस रूम में भेजा जाएगा। वहाँ उनके परफॉर्मेंस को देखकर ही उन्हें असली काम दिया जाएगा। जैसे ही रन प्रैक्टिस रूम का नाम सुनता है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि प्रैक्टिस रूम क्लिनिक से तो कहीं बेहतर होगा। अब सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस रूम की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्टर उन्हें डॉक्टर कांग से मिलवाते हैं, जो कि यूहुआ सर्जरी डिपार्टमेंट के एक फेमस सर्जन हैं। डॉक्टर कांग का नेचर काफ़ी ठंडा और सख्त है। वो साफ साफ कह देते हैं कि उन्हें यहाँ कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। वो बताते हैं कि सर्जन बनने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहिए होती है, इसलिए वो सबसे पहले उन्हें बेसिक से शुरू करवाएंगे, यानी स्यूचरिंग से। जैसे ही रन स्यूचरिंग शब्द सुनता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, और होना भी चाहिए। अभी अभी तो उसने मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक सीखी है। फिर डॉक्टर कांग अपने पीछे का पर्दा हटाते हैं और सबको एक ऑपरेशन रूम दिखाते हैं। डॉक्टर कांग बताते हैं कि भले ही उन्होंने स्कूल में स्यूचरिंग की प्रैक्टिस की हो, लेकिन यहाँ उन्हें सब कुछ फिर से सीखना होगा। और अगर नया डॉक्टर ये सोचता है कि वो सीधे ऑपरेशन रूम में जाकर सर्जरी कर सकता है, तो वो अभी इसी वक्त प्रैक्टिस रूम छोड़कर जा सकता है। क्लियरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार हर स्टूडेंट को सबसे पहले एक सफ़ेद चूहे की पूंछ पर स्यूचरिंग करनी होगी, तभी उनकी क्वालिफिकेशन जांची जाएगी। व्हाइट माइस सुनकर कई इंटर्न्स शॉक हो जाते हैं। हर साल डॉक्टर कांग नए स्टूडेंट्स को यही बात समझाते हैं, और सच कहूँ तो उनके दिल में भी इन चूहों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मतलब अंदर ही अंदर उन्हें ये चूहे पसंद भी आते हैं। डॉक्टर कांग बताते हैं कि चूहे की पूंछ को कई टुकड़ों में काटा गया है, जिससे स्यूचरिंग और भी मुश्किल हो जाती है। हर साल अलग अलग जगहों से डॉक्टर यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें से भी ज़्यादातर 95% ब्लड फ्लो रिस्टोर करने में फेल हो जाते हैं। और ये तो अभी सिर्फ इंटर्न्स हैं, इसलिए उनके पास होने की उम्मीद तो लगभग ज़ीरो है। ये सुनकर कई इंटर्न्स को यकीन ही नहीं होता, और वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो डॉक्टर कांग कहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो ये कर सकते हैं, हाथ उठाए। लगभग सब लोग हाथ उठाए देते हैं, सिवाय रन के। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, यार हमने इतना प्रैक्टिस किया है, भले सर्जरी ना आती हो पर इतना तो कर ही लेंगे सही। रन कहता है कि उन्होंने अब तक सिर्फ फलों पर प्रैक्टिस की है, जानवर पर करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अब डॉक्टर कांग एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। वो स्टूडेंट तुरंत आगे बढ़ता है और ऑपरेशन टेबल के सामने जाकर बैठ जाता है। वो बहुत नर्वस होता है। बाकी सारे इंटर्न्स ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर कांग उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि स्यूचरिंग के दौरान वो चूहे की टेल में मौजूद ब्लड वेसल्स को ही डैमेज कर देता है। उसे फेल होते देखकर डॉक्टर कांग उसका मजाक उड़ाते हैं, और एक स्टूडेंट के फेल होने के बाद बाकी इंटर्न्स का कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है, सिवाय रन के। रन बहुत ध्यान से हर चीज़ देख रहा होता है, और उसे समझ आ जाता है कि उसका क्लासमेट आखिर कहाँ गलती कर गया। उसी समय डॉक्टर कांग रन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को एक और मौका देने का फैसला करते हैं, और इस बार वो रन को बुलाते हैं। रन भी ये करना चाहता है, इसलिए वो शांति से उठकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ता है। इधर पहला स्टूडेंट खुद से बेहद निराश होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या रन उससे बेहतर कर पाएगा। रन सर्जरी रूम में एंटर करता है। डायरेक्टर सबको बताते हैं कि पहले डॉक्टर कांग खुद डेमो देंगे, इसलिए सबको ध्यान से देखना होगा। रन के दोस्त भी उसे ध्यान से देखते हैं। फिर डॉक्टर कांग चूहे की पूंछ को 10 हिस्सों में काट देते हैं और बताते हैं कि आमतौर पर वो इसे 60 से 80 हिस्सों में काटते हैं, लेकिन आज का केस थोड़ा अलग है, इसलिए कम किया गया था। अब डॉक्टर कांग डेमो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि स्यूचरिंग कैसे करनी है, लेकिन तभी उन्हें नोटिस होता है कि रन उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा, और ये बात उन्हें बहुत चढ़ा देती है। डॉक्टर कांग जानते हैं कि रन की पढ़ाई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी उतनी स्ट्रांग होंगी। तो वो मान लेते हैं कि रन थोड़ा घमंडी है,
उन्हें भी लगता है कि रन ये सोचता है कि सिर्फ थ्योरी ही काफ़ी है, और ये सोचकर वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर डॉक्टर कांग तय कर लेते हैं कि वो रन को एक सबक सिखाएंगे, और इसलिए वो जानबूझकर उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और डेमो जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से रन ठीक से डेमो भी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि डेमो बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया, जबकि वो उसे और ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहता था। लेकिन खैर, अब जो हुआ सो हुआ। रान बेहद स्टेबल हाथों के साथ स्यूचरिंग शुरू करता है। उसके हाथों की मूवमेंट बहुत स्मूथ और फ्लो में होती है, और कुछ ही समय में वह चूहे की कटी हुई पूंछ को पूरी तरह सिलकर खत्म भी कर देता है। बाकी इंटर्न्स नोटिस करते हैं कि रान पहले ही अपनी सर्जरी खत्म कर चुका है। यहाँ तक कि डायरेक्टर भी शॉक हो जाता है, क्योंकि रान ने डॉक्टर कांग से भी पहले स्यूचरिंग पूरी कर दी। डॉक्टर कांग खुद भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि रान ने एनाटॉमिकल पॉइंट को इतनी तेजी और सटीकता से स्यूचर कर दिया। वो सोचता है कि माइक्रो सर्जरी करने वाले सर्जनों में भी पूरे प्रोविंस में बहुत कम लोग हैं जो उससे तेज़ी से ये काम कर पाते हैं। तो फिर एक इंटर्न ने ये कैसे कर दिया? यही बात डॉक्टर कांग के दिमाग में घूमने लगती है। अब रान डॉक्टर कांग से कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है। अंदर ही अंदर रान सोच रहा होता है कि ये मास्टर लेवल स्यूचरिंग टेक्निक कितनी आसान और स्मूथ तरीके से काम करती है। उधर डॉक्टर कांग अभी भी हिल चुके होते हैं। वो दोबारा चेक करते हैं, लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता। रान ने सचमुच सर्जरी इतनी जल्दी और परफेक्ट तरीके से पूरी कर दी थी। ये सब उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर कांग सोचने लगते हैं कि ज़रूर रान पहले से ही कहीं इंटर्नशिप कर चुका होगा, शायद किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या हाई लेवल क्लिनिक में। तभी उसके हाथ इतने स्टेबल और स्किल्ड हैं। इसलिए डॉक्टर कांग रान से पूछते हैं कि उसने पहले किस हॉस्पिटल में काम किया है, क्योंकि जाहिर है उसने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। रान जवाब देता है कि वो ज़्यादातर अपने ही क्लिनिक में मदद करता है। तो डॉक्टर कांग उससे पूछते हैं कि उसके क्लिनिक का नाम क्या है। जब रान लोअर ग्रूव क्लिनिक का नाम बताता है, तो डॉक्टर कांग बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इतनी छोटी सी जगह के क्लिनिक में इतना मजबूत हैंड स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। फिर रान सर्जरी रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में स्यूचरिंग में इतना ज़्यादा स्किल्ड है। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं कि अगली रोटेशन के लिए वो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। ये सुनते ही सारे इंटर्न्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंटर्न्स को अपना डिपार्टमेंट चुनने का मौका नहीं मिलता। आमतौर पर हॉस्पिटल खुद ही इंटर्न्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रोटेट करता है, इसलिए सब शॉक हो जाते हैं। थोड़ा सोचने के बाद अचानक रान को सिस्टम से नया मिशन मिलता है, मरीजों का इलाज करने का मिशन। मिशन में लिखा होता है कि उसे कुल 10 पेशेंट्स के जख्मों की स्यूचरिंग करनी होगी, और इसके बदले में उसे एक नई स्यूचरिंग टेक्निक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। ये रिवॉर्ड वाली स्यूचरिंग टेक्निक रान को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ बहुत यूज़ में आने वाली टेक्निक है। इसलिए रान डायरेक्टर से कहता है कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। ये सुनकर डायरेक्टर और उसके दोनों दोस्त बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन ले, लेकिन रान उन्हें बताता है कि उसने पहले ही सब कुछ अच्छे से सोच लिया है। कुछ ही देर बाद रान इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है, और उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, वो मिशन। क्योंकि ये टास्क उसे 10 दिनों के अंदर पूरा करना ही है। रन और बाकी सभी इंटर्न जो इमरजेंसी वार्ड में असाइन किए गए हैं, बोले एक हेड नर्स के साथ चलते हैं। हेड नर्स सभी से कहती है कि उन्हें लॉन्ज में बैठकर इंतज़ार करना होगा, और जब तक कोई उन्हें बुलाए नहीं, तब तक वे वहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो ये भी बता देती है कि उन्हें मरीजों के परिवार वालों के किसी भी सवाल का जवाब देने की इजाज़त नहीं है। ये कहकर वह सबको लॉन्च तक ले जाती है। लॉन्च में पहले से ही कुछ इंटर्न बैठे होते हैं, जिसका मतलब है कि फ़िलहाल हॉस्पिटल को इंटर्न्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसलिए नर्स सभी को वहीं इंतज़ार करने के लिए कहती है। अब सारे इंटर्न बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, तो वो आपस में दोस्ती बढ़ाने लगते हैं। उधर रन आराम से अपना बैटल रॉयल गेम खेल रहा होता है। इसी दौरान डिपार्टमेंट की एक नर्स वांगजिया वहां आती है। वो पूछती है कि क्या इनमें से कोई स्यूचरिंग करना जानता है, क्योंकि नर्स काफ़ी खूबसूरत होती है।
तो सारे सिंप टाइप इंटर्न्स तुरंत उस पर इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, रन लंबा और काफ़ी हैंडसम है, तो उसकी नज़रें आखिरकार उस पर जाकर रुक जाती हैं। साथ ही बाकी इंटर्न्स के चेहरे देखकर उसे उतना प्रोफेशनल वाइब नहीं आता। इसलिए वांग जिया सीधा रन से पूछती है कि क्या वो फ्यूचरिंग करना जानता है। रन जवाब देता है, हाँ। फिर रन नर्स के साथ चल पड़ता है और बाकी इंटर्न्स उसे जाते देखकर कंफ्यूज, खींचे हुए और जलन से भर जाते हैं। चलते हुए रन नर्स से मरीज की हालत के बारे में पूछता है। वांग जिया बताती है कि मरीज पेड़ से गिर गई थी और टूटी हुई डाली उसके हाथ में घुस गई, जिसकी वजह से उसका हाथ गहराई तक कट गया। रन के साथ चलते चलते वांग जिया नोटिस करती है कि रन काफ़ी हैंडसम है, लेकिन साथ ही वो ये सोचकर कंफ्यूज भी होती है कि आखिर उसकी मेडिकल स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। कुछ देर बाद वे इमरजेंसी वार्ड के उस कमरे में पहुंचते हैं जहां मरीज का इलाज चल रहा होता है। अभी एक सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर गाओ, पहले से ही मरीज के जख्म का इलाज कर रहे होते हैं। वांग जिया डॉक्टर गाओ को बताती है कि वो एक डॉक्टर को साथ लाई है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर गाओ उस समय काफ़ी बिजी होते हैं, इसलिए वह पहले दवाई के बारे में पूछते हैं। वांग जिया दवाई दे देती है। डॉक्टर गाओ वो मरीज के लिए दवा तैयार करने लगते हैं। उसी दौरान डॉक्टर गाओ रन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि रन इस केस को बहुत सीरियसली ले रहा है। डॉक्टर गाओ मरीज से शांति से बात करते हैं, बताते हैं कि चोट काफ़ी गहरी है, इसलिए स्यूचरिंग से पहले घाव को 2 बार और साफ करना पड़ेगा। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मरीज डरते डरते कहती है कि वो चिंता नहीं करेगी, लेकिन साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर से काफ़ी डरी हुई है। रन नोटिस करता है कि डॉक्टर गाओ वो मरीजों से कितनी शांति और समझदारी से बात करते हैं। वो सोचता है कि लॉन्च से बाहर निकलना कितना मुश्किल था, लेकिन अब आखिरकार उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल गया है जो अपने काम में सचमुच बहुत अच्छा है। साथ ही रन के दिमाग के पीछे कहीं ना कहीं उसे अपना सिस्टम मिशन भी याद रहता है। रन सोचता है कि अगर वह इस टास्क पर अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो वह गांव से पूछता है कि क्या वो स्यूचरिंग अपने आप कर सकता है। डॉक्टर गांव थोड़ा सोचते हैं, फिर मान जाते हैं। वो बताते हैं कि आमतौर पर युवा डॉक्टर बहुत जल्दीबाजी करते हैं और अभी उनमें उतनी स्किल नहीं होती, इसलिए वे अक्सर उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये एक छोटा सा प्रोसीजर है और अगर रन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि वो यहीं कमरे में रहेंगे, इसलिए अगर कुछ हुआ भी तो वो तुरंत संभाल लेंगे। फिर डॉक्टर गाओ स्यूचरिंग का काम रन को छोड़ देते हैं और खुद थोड़ी देर आराम करने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ बड़ा हुआ तो वो तुरंत उठकर आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं बीतते। रण उन्हें उठाकर कहता है कि ऑपरेशन खत्म हो गया। ये सुनकर डॉक्टर गाओ वो हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें ये जानने में दिलचस्पी होती है कि रन की असली स्यूचरिंग स्किल कैसी है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सर्जरी इतनी जल्दी खत्म हो गई, वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रन ने जल्दी दिखाने के चक्कर में गड़बड़ कर दी होगी। घबराए हुए गांव तुरंत मरीज का घाव चेक करते हैं, लेकिन देखते हैं कि रन ने घाव को पूरी तरह परफेक्ट तरीके से स्यूचर कर दिया है। वो रन को देखकर सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने इतने साल इमरजेंसी रूम में काम किया है, कई सर्जन देखे हैं, लेकिन ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ 2 मिनट में इतना साफ सुथरा काम कर दे, उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर गाओ मान लेते हैं कि रन जरूर किसी बड़े हॉस्पिटल से आया हुआ मास्टर लेवल डॉक्टर है जो यहाँ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने आया है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि रन तो बस एक इंटर्न है। तभी एक और नर्स रोते हुए अंदर आती है और बताती है कि बेड नंबर 3 वाला पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। सब तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। मरीज असल में एक गैंगस्टर होता है और उसके सिर से बहुत तेजी से खून बह रहा होता है। डॉक्टर को आते देख वो कहता है, आखिरकार डॉक्टर आ गया। उसके साथ कई गैंग के लोग खड़े होते हैं जो काफ़ी देर से गुस्से में इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर गाओ वो घाव चेक करते हैं और समझ जाते हैं कि चोट बहुत ही गंभीर है। उधर रन सोचता है कि डॉक्टर गाओ के साथ आने का फैसला वाकई में सही रहा, क्योंकि उसे अपने मिशन का एक और मौका मिल गया है। गांव सभी से हटने को कहते हैं
ताकि वो मरीज को ठीक से देख सकें। लेकिन गैंग के लोग रास्ता रोक लेते हैं। गांव घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर सर्जरी में कुछ हुआ तो ये लोग उन्हें पीट भी सकते हैं। डर के मारे वो रन से कहते हैं कि वही ऑपरेशन संभाल ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि रन कोई हाई स्किल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर है। रन अंदर से सच में एक्साइटेड होता है और खुश भी कि वो डॉक्टर गांव के साथ आया, वरना उसे ये मौका कभी नहीं मिलता। वो तुरंत टूल्स उठाता है और गैंगस्टर को शांति से लेटे रहने के लिए कहता है। तभी गैंग का एक सदस्य गुस्से में पूछता है, असल डॉक्टर काम क्यों नहीं कर रहा, ये सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा? वो रन को धमकी देता है और कहता है कि वो पहले ही कई हॉस्पिटल जा चुका है, लेकिन कोई इस घाव को ठीक नहीं कर पाया। इसलिए अगर रन ने सर्जरी गड़बड़ कर दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन रन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और शांति से अपना काम करता रहता है। रन को इतना स्मूथ और भरोसे के साथ ऑपरेशन करते देख डॉक्टर गांव भी घबराने लगते हैं। गैंग का आदमी डॉक्टर गांव के चेहरे पर घबराहट देखता है और गुस्से में पूछता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? डॉक्टर गांव उसे बताते हैं कि इलाज तो पहले ही हो चुका है। ये सुनकर गैंगस्टर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सर्जरी तो अभी शुरू ही हुई थी, फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। वो पीछे मुड़कर घाव देखने की कोशिश करता है, लेकिन रन धीरे से उसका सिर आगे रखता है और बहुत ध्यान से घाव चेक करना शुरू करता है। रन को याद आता है कि मेडिकल स्कूल के दिनों में उसका एक दोस्त केले के छिलके पर छोटे छोटे डॉट्स वाली स्टिचिंग करता था, जो हमेशा बहुत बेढंगी दिखती थी। लेकिन जो स्टिचिंग रन ने अभी इस मरीज के सिर पर की है, वो बेहद क्लीन और साफ दिखाई देती है। मरीज की स्कैल्प पर कोई उभार नहीं और घाव बहुत सुथरा लगता है। रिजल्ट देखकर रन संतुष्ट होता है और मरीज को आईना पकड़ा देता है ताकि वो खुद देख सके। उधर डॉक्टर गांव ये सोच रहे होते हैं कि मरीज तो पूरे समय बात ही करता रहा, और उसी दौरान रन ने पूरी स्यूचरिंग कर भी दी बिना उसे पता चले। ये पहली बार था जब डॉक्टर गांव ने अपनी आंखों से ऐसी टेक्निक देखी थी। वो रन से बेहद प्रभावित होते हैं। मरीज भी धीरे धीरे अपना सिर देखता है और उसे स्यूचरिंग का रिजल्ट बहुत पसंद आता है। सर्जरी इतनी जल्दी हो गई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि काम कब खत्म हो गया। सभी स्टिच एक सीधी लाइन में लगे होते हैं और मरीज इस बात से बहुत खुश होता है। वो आईना नीचे करता है और रन से कहता है कि उसे अपनी बिजनेस कार्ड दे दे, ताकि आगे कभी भी उसे ज़रूरत पड़े तो वह सिर्फ रन के पास ही आए। रन कहता है कि उसके पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं है। वो ये भी समझाता है कि मरीज को अभी ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो उसके सिर पर पट्टी भी नहीं बंधी है। लेकिन क्योंकि वो गैंग मेंबर है, उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। वह खड़े होकर बड़े ही गर्व से कहता है कि उसका सिर इतने परफेक्ट तरीके से सिल दिया गया है कि उसे किसी पट्टी की ज़रूरत ही नहीं। और फिर हंसते हुए कहता है कि अगली बार अगर वो घायल हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ रन के पास ही आएगा। उसके बाद वह अपने साथियों से कहता है कि अभी उन्हें किसी को सबक सिखाना है, और पूरा गैंग वहां से निकल जाता है। मतलब साफ है, जिसने उनके बॉस को चोट पहुंचाई है उसका हाल अब काफ़ी बुरा होने वाला है। उन्हें ऐसे जाते देख रन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और आसपास खड़े डॉक्टर ये सब देखकर चौंक जाते हैं। उनके जाने के बाद रन अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है और देखता है कि उसका मिशन प्रोग्रेस 10 में से 2 हो गया है। मतलब अभी उसे 8 और मरीजों के घाव सिलने होंगे। रन सोचता है कि इस स्पीड से तो मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कुछ समय बाद लॉन्च में बैठा एक इंटर्न वांग जिया के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन वांग जिया उसे कहती है कि अगर वह सिर्फ ऑपरेशन में रुकावट डालने वाला है तो उसे उसके साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर्न कहता है कि यहाँ इतने घायल लोग हैं तो वो बस डॉक्टर गांव की मदद करना चाहता है। तब वांग जिया बताती है कि डॉक्टर गांव तो आराम करने चले गए हैं, और अभी जिन मरीजों को देखा जा रहा है वो सब दरअसल डॉक्टर रन के पास ही आ रहे हैं। ये सुनते ही इंटर्न गुस्से से भर जाता है और कहता है कि क्या मरीजों को डॉक्टर चुनने का हक है, वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? वांग जिया कहती है कि मरीज जो चाहें वो कर सकते हैं, और जाहिर है वो रन के फेवर में ही बात करती है, क्योंकि अट्रैक्शन मैटर्स। इंटर्न वांग जिया के साथ कमरे में जाता है।
जहां वही गैंग लीडर फिर से मौजूद होता है, लेकिन इस बार अपने एक दोस्त के साथ। लीडर बताता है कि उसका भाई घायल है और उसे सिर्फ डॉक्टर रन ही ट्रीट करेंगे। रन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो दूसरा गैंगस्टर समझाता है कि उसने रन की स्किल्स के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसकी चोट थोड़ी खास है। क्योंकि उसका सवाल ये है, क्या रन उसका टैटू बचा सकता है? क्योंकि चोट ठीक उसी जगह लगी है जहां उसका टैटू बना हुआ है, और वो अपने टैटू से बेहद ज़्यादा प्यार करता है। रन टैटू को ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या ये डियर का टैटू है। वो बताता है कि पहले उसके पास डियर टैटू था, लेकिन जब वो पहले घायल हुआ और स्यूचरिंग किसी और हॉस्पिटल में हुई, तो ट्रीटमेंट के दौरान उसका टैटू पूरी तरह बिगड़ गया। उसके बाद उसे टैटू हटवाना पड़ा। फिर उसने नया टैटू बनवाया, एक यूनिकॉर्न, लेकिन इस बार फिर चोट लग गई और टैटू फिर से खराब हो गया। रन टैटू को ध्यान से स्टडी करता है, फिर घाव चेक करता है और बताता है कि चोट काफ़ी बड़ी है। अगर स्यूचरिंग के दौरान टैटू को ध्यान में नहीं रखा गया तो ऑपरेशन के बाद टैटू फिर से बिगड़ सकता है। ये सुनकर मरीज लगभग रोने लगता है और कहता है कि वो अपना टैटू नहीं बदलना चाहता और नहीं हटवाना चाहता है। वो रन से मिन्नतें करने लगता है कि वो उसकी मदद करे। रण उसका इलाज शुरू करता है। उसी समय वो इंटर्न अंदर आता है और जोर से कह देता है कि रन तो बस एक इंटर्न है। ये सुनते ही गैंगस्टर भड़क उठता है और गुस्से में कहता है कि अगर उसने फिर से मुंह खोला तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। इंटर्न तुरंत चुप हो जाता है। कुछ देर बाद रन स्यूचरिंग पूरी कर देता है। मरीज खुद यकीन नहीं कर पाता कि स्यूचरिंग इतनी परफेक्ट हुई है कि टैटू पर फर्क भी नजर नहीं आता। उसका टैटू बच गया। इंटर्न दूर खड़े होकर ये सब देखता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि जो बातें वो सुन रहा था वो सब सच निकली। जब मरीज थोड़ा साइड मुड़ता है तो इंटर्न साफ साफ टैटू देख पाता है और समझ जाता है कि ये रन वाकई कमाल का है। और वो सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो रन को इंटर्न बताकर सबके सामने उसकी पोल खोल देता। कुछ समय बाद शाम तक रन अपना सिस्टम मिशन पूरा कर लेता है और उसे रिवॉर्ड मिलता है, यूनिंटरप्टेड वर्टिकल मैटर्स स्ट्रिंग टेक्निक, जो कि स्पेशलिस्ट लेवल की होती है। रन खुश होता है कि उसने पूरा मिशन सिर्फ एक दोपहर में ही पूरा कर लिया और अब वह इस नई टेक्निक को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड है। शाम होते होते रन घर पहुंच जाता है। उसका परिवार लोअर ग्रूव क्लिनिक चलाता है, वही क्लिनिक जिसका नाम उसने पहले बताया था। रन को देखकर उसके पिता पूछते हैं कि वो अभी भी स्टूडेंट जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। उसकी डॉक्टर कोट कहाँ है? रन के पिता चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द एक असली डॉक्टर बने और क्लिनिक में काम संभाले। रन के पिता का नाम है लिंग ज्याजेन। वो रन के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं और चाहते हैं कि रन जल्दी डॉक्टर बने ताकि वो पारिवारिक बिजनेस आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस की बातें शुरू करते हैं, रन की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने रन से ये तक नहीं पूछा कि उसका पहला इंटर्नशिप डे कैसा रहा, या वो थक गया होगा या नहीं, और सीधा सीधा क्लिनिक के बारे में बात करने लगे। रन की माँ ताओपिंग रन के पिता को इस बात पर डांट देती है। पिता कोई बहाना बनाते हैं और रन शांति से दोनों की बातें सुनता रहता है। अचानक एक आदमी क्लिनिक के अंदर घुसता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे तीनों चौंक जाते हैं। उसके साथ एक व्यक्ति होता है जिसका हाथ बुरी तरह से कटा हुआ होता है। उस आदमी की हालत देखकर क्लिनिक में बैठे बाकी लोग भी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग यही आसपास के रहने वाले होते हैं, इसलिए सभी उसे पहचान लेते हैं। वो बताता है कि किचन में चॉपिंग बोर्ड से चाकू नीचे गिर गया और सीधे उसके हाथ पर जा लगा, जिससे उसका हाथ गहराई तक कट गया और अब बहुत खून निकल रहा है। ये सब सुनकर लोअर ग्रू क्लिनिक का डॉक्टर अंदर आता है। आपको याद होगा, रन के पिता चाहते हैं कि रन जल्दी से डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो खुद इलाज नहीं करते। वो दूसरे डॉक्टर हायर करते हैं और उन्हें ऊंची सैलरी देनी पड़ती है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शियोंग। डॉक्टर शियोंग मरीज के हाथ से पट्टी हटाते हैं और देखते हैं कि हाथ पर गहरी चोट लगी है। वो घाव देखकर कहते हैं कि मरीज को सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए। रन ये सुनता है और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि लोअर ग्रू क्लिनिक पर आने वाले मरीजों का पहला ही इंप्रेशन ये बने कि यहाँ से उन्हें
बड़े हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। इसलिए रन डॉक्टर शियोंग से पूछता है कि क्या वो मदद कर सकता है। उसी समय सिस्टम की तरफ से एक नया मिशन पॉपअप होता है। रन की स्किल अब टेस्ट की जाएगी। मिशन में लिखा होता है कि उसे इस मरीज मंग काओशुई का इलाज करना होगा। अगर मरीज इलाज से संतुष्ट हुआ तो रन को बेसिक ट्रेसर चेस्ट मिलेगा। रन के मदद मांगने पर डॉक्टर शियोंग उसे याद दिलाते हैं कि उसकी इंटर्नशिप तो बस कल ही शुरू हुई है। वो इतनी जल्दी कैसे सर्जरी कर सकता है? लेकिन क्योंकि मरीज का खून बहुत तेजी से बह रहा है, डॉक्टर शियोंग कम से कम घाव को साफ करने का फैसला करते हैं। वो क्लिनिक की नर्स जोंग जियाई को बुलाते हैं और उसे डिसइंफेक्टेंट तैयार करने को कहते हैं। रन ये सब देख रहा होता है, अपना क्लिनिकल कोट पहने हुए। वो क्लिनिक के उपकरणों को देखता है, फिर हाथ धोने चला जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि यहाँ जितनी सुविधाएं हैं उन्हीं के साथ वो सर्जरी ठीक ठाक तरीके से कर सकता है और मरीज भी संतुष्ट रहेगा। रन को हाथ धोते देख डॉक्टर शियोंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग बस घाव साफ करने वाले थे, बस। लेकिन रन उनकी बात अनसुनी करके कुर्सी पर बैठ जाता है और चोट का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू करता है। डॉक्टर शियोंग कहते हैं कि घाव दिखने में आसान है, लेकिन क्योंकि ये गहरा है इसलिए मरीज के लिए बेहतर होगा कि वो यूं हुआ हॉस्पिटल जाए। लेकिन रन उनकी बात नहीं मानता। वो मरीज से कहता है कि घाव सिर्फ हथेली पर है और इतना भी गंभीर नहीं है। ये सुनकर क्लिनिक में मौजूद लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि यूहुआ हॉस्पिटल यहाँ से 6 मील दूर है और इतनी भारी ब्लीडिंग के साथ इतना दूर जाना बहुत रिस्की होता। फिर भी डॉक्टर शियोंग बार बार समझाते रहते हैं कि उन्हें खुद ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन रन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सर्जरी तैयार करना शुरू कर देता है। वो नर्स से दवाई मंगवाता है। ये देखकर डॉक्टर शियोंग घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं, पर रन सिलाई शुरू कर देता है और बाकी सब लोग ध्यान से देखते रहते हैं। ऑपरेशन के दौरान रन सोचता है कि शायद अब ये मरीज बहुत नाजुक काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक फूड शॉप चलाता है। रन कहता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में टेंडन स्यूचरिंग मुश्किल हो सकती है, लेकिन सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए ये तो बिल्कुल बेसिक रूटीन प्रोसीजर है। अगर मरीज अभी हॉस्पिटल जाता तो सर्जरी तो अच्छी हो जाती, लेकिन कुल मिलाकर ट्रीटमेंट बहुत एवरेज रहता। और क्योंकि रन अपनी स्किल्स पर भरोसा करता है, इसलिए उसने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। धीरे धीरे और बहुत सटीकता के साथ रन पूरी स्यूचरिंग कर देता है। सर्जरी खत्म होते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रन ने बहुत साफ सुथरा काम किया था। डॉक्टर शियोंग घाव को ध्यान से चेक करते हैं और समझ आते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल फ्लॉलेस हुआ है। लेकिन अब वो कंफ्यूज होते हैं कि रन ने ये कैसे कर लिया। रन मरीज के हाथ पर पट्टी बांध देता है और मरीज भी हैरान है कि स्यूचरिंग इतनी आसानी से हो गई। रन के पिता उसका काम देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब रन यहीं क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन रन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है। उसके पिता कहते हैं कि अगर रन यहीं काम कर ले तो उन्हें दूसरे डॉक्टरों को इतनी महंगी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। बेशक ये बात सीधे सीधे डॉक्टर शियोंग पर तंज थी। तभी मरीज का बेटा यांगू भागते हुए अंदर आता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है और सीधे अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने इतनी बड़ी चोट होते हुए इतने छोटे क्लिनिक में सर्जरी क्यों करवाई, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट गलत हुआ तो उसके पिता काम नहीं कर पाएंगे और उनकी कमाई रुक जाएगी। मरीज समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया है, इसलिए उसे बड़े हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी यांगू रन से नाराज़ हो जाता है और पूछता है कि रन ने इतनी गंभीर चोट पर कैसे सर्जरी कर दी। वो कहता है कि अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो रन की क्लिनिक को उसके पिता का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। रन शांत होकर बताता है कि ऑपरेशन सफल रहा है और अगर उसे शक है तो वो अपने पिता को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकता है। साथ ही रन उसे समझाता है कि रिकवरी के दौरान उसके पिता का खास ध्यान रखा जाए ताकि वे जल्दी ठीक हो सके। रन कहता है कि बहुत अच्छे चांस हैं कि उसके पिता फिर से नॉर्मल काम कर पाएंगे। लेकिन चांस शब्द सुनते ही यांगू और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या रन ये कहना चाहता है कि उसके पिता शायद कभी ठीक ही ना हो। स्थिति बिगड़ती देख रन के पिता बीच में आते हैं और समझाते हैं कि हाँ,
एक छोटी सी संभावना तो रहती है कि वो पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन ये संभावना बहुत कम है क्योंकि चोट न तो बहुत मामूली है और न ही बहुत गंभीर। इसलिए बहुत अच्छे चांस हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और यही वजह थी कि रन ने यहाँ सर्जरी करने का फैसला किया। रन के पिता यांगू को बताते हैं कि वो बड़े हॉस्पिटल जाकर इलाज की जांच करवा सकता है और अगर उसे वहाँ सब सही लगे तो बाद में लौट कर यहाँ बिल चुका सकता है। लेकिन इतना सब समझाने के बाद भी यांगू संतुष्ट नहीं होता और कुछ तीखी बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। और हाँ, आपने नोटिस किया होगा, वो खुद कोई काम नहीं करता लेकिन अपने बूढ़े पिता से कमाई करवाता है। सच कहें तो उसे शर्म आनी चाहिए। अब रन अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसका क्वेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। मतलब जब तक यांगू अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाकर रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आता, रन को अपना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यांगू अपने पिता को बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। उधर क्लिनिक के बाहर एक बाइक गर्ल मोटरसाइकिल रोकती है, जो शायद लोअर ग्रूव क्लिनिक ही ढूंढ रही होती है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।